पढ़ेंगे गणित का पहला चैप्टर समुच्चय सिद्धांत तथा समुच्चय संक्रियाएं। तो इसमें मैंने पहला लिख लिया समुच्चय अथवा कूलक। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक समझना होगा ये शब्द की सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। तो आइए समझते हैं। सुपरिभाषित का मतलब है स्पष्ट रूप से परिभाषित और संग्रह का मतलब है समूह, अर्थात एक ऐसा समूह हो जिसमें कौन कौन वस्तुएं उपस्थित हैं और कौन वस्तुएं उपस्थित नहीं हैं, हम यह स्पष्ट रूप से बता सके, तो ऐसे ही संग्रह को वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। इसका हमने परिभाषा लिख दिया है। ऐसा संग्रह जिसके लिए हम स्पष्ट रूप से यह बता सके कि कौन सी वस्तु संग्रह में उपस्थित है अथवा नहीं, तो ऐसे संग्रह को वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। तो सुपरिभाषित संग्रह का मतलब समझ में आया होगा आपको। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब यह है कि ऐसा समूह जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, जिसके बारे में यह स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि कौन सी वस्तु संग्रह में उपस्थित है अथवा कौन सी वस्तु संग्रह में उपस्थित नहीं है, तो ऐसे संग्रह को वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण मैंने लिखा है, किसी कक्षा में 157 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले छात्रों का संग्रह। अर्थात कक्षा में जो छात्र उपस्थित हैं, यदि उनकी लंबाइयां मापे और उनका एक संग्रह बनाए और वह संग्रह जिसमें रखे गए छात्रों की लंबाई कितनी हो, 157 सेंटीमीटर से अधिक हो, तो हम स्पष्ट रूप से यह कह पाएंगे कि कौन कौन छात्र जो है इस संग्रह में उपस्थित हैं और कौन छात्र इस संग्रह में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से यह बता पा रहे हैं, तो कहेंगे कि यह जो संग्रह है यानी कि 157 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई के जो छात्रों का जो समूह बना रहे हैं, जो संग्रह बना रहे हैं, वह सुपरिभाषित संग्रह है। यह संग्रह जो है सुपरिभाषित संग्रह है। देखिए दूसरा उदाहरण हमने लिखा है, किसी कक्षा के लंबे छात्रों का संग्रह। किसी कक्षा में जो छात्र हैं उन छात्रों का समूह बनाना है जो लंबे हैं। जैसे हमने कुछ छात्रों का अगर संग्रह बनाया और इन छात्रों को हमने क्या कहा कि लंबे छात्र हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई अन्य व्यक्ति यह कहे कि जिन छात्रों का संग्रह हमने बनाया उनमें से किसी छात्र को वह यह कहे कि यह छात्र लंबा नहीं है, अर्थात उसमें से उस छात्र को संग्रह से क्या करे, समूह से बाहर कर दे। अर्थात यहाँ जो लंबे होने का गुण है वह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो किसी कक्षा के लंबे छात्रों का संग्रह है यह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इस दूसरे उदाहरण को ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे हमने इसमें जो छात्र रखे हैं, तो जैसे इसमें किसी छात्र को मैंने रखा है और जिसकी लंबाई जो है 5 फुट है और 5 फुट लंबाई है उसकी, और उसी छात्र को कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य छात्र यह कह रहा है कि नहीं यह लंबा नहीं है, अर्थात 5 फुट की जिसकी लंबाई है उसको मैंने लंबा कहा, उसी को किसी अन्य छात्र ने कहा कि यह लंबा नहीं है, अर्थात यह लंबा होने का जो गुण है वह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। अतः इसे हम कहेंगे कि यह जो है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण लिखे हैं, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो जैसे दूसरा समझ रहे थे हम लोग, बिल्कुल इसी तरह से है कि यदि आप किसी लेखक को कह रहे हैं कि यह लेखक प्रतिभाशाली है, उसी लेखक को अन्य व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं भी मान सकता है।
अर्थात जो प्रतिभाशाली होने का गुण है वह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हो पा रहा है कि किसको आप प्रतिभाशाली कह रहे हैं, उसी को कोई दूसरा कह रहा है कि प्रतिभाशाली नहीं है। अर्थात यह संग्रह जो है यह भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। चौथा जो उदाहरण है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो इस समूह में, इस संग्रह में हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि 100 से कम अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही 99 तक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो इस संग्रह में आएंगी। अर्थात स्पष्ट रूप से हम बता पा रहे हैं कि कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं इस समूह में, इस संग्रह में हैं। अतः यह संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है। आगे इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि समूचे अथवा कूलक क्या है। समूचे अथवा कूलक, समूचे को ही जो है कूलक भी कहते हैं। तो समूचे अथवा कूलक की परिभाषा है कि जो वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित हो उसी संग्रह को समूचे अथवा कूलक कहते हैं। अर्थात वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि जो संग्रह सुपरिभाषित होगा उसे कहेंगे कि समुच्चय है, और जो संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा उसे कहेंगे कि समुच्चय नहीं है। इन्हीं उदाहरण से समझ लेते हैं। इन्हीं उदाहरणों से देखिए, जैसे पहला जो है इसको हमने समझा कि यह सुपरिभाषित संग्रह है। तो जब सुपरिभाषित संग्रह है, यह जो संग्रह है यह समुच्चय है, यह समुच्चय भी होगा। इसी तरह से यहाँ ये जो दूसरा लिखे हम लोगों ने कि किसी कक्षा के लंबे छात्रों का संग्रह, तो हमने इसको कहा कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, आपको मैंने समझाया। तो जब यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, यह समुच्चय भी नहीं है। इसी तरह से यह भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो समुच्चय नहीं है। चौथा जो है सुपरिभाषित संग्रह है फिर समुच्चय है, यानी कि सुपरिभाषित संग्रह जो है उसे हम कहेंगे कि समुच्चय है, और जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा उसे कहेंगे कि यह समुच्चय नहीं है। आइए हम लोग दो टॉपिक ये पढ़ चुके हैं, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, और दूसरा टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग कि समुच्चय अथवा कूलक किसे कहते हैं। इसके बाद है समुच्चय संकेतन। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD XYZ का प्रयोग करते हैं। समुच्चय के जो अवयव हैं उन्हें हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। आइए पढ़ते हैं कि समुच्चय के अवयव अथवा सदस्य तो हम लोगों ने पढ़ा कि समुच्चय जो है एक सुपरिभाषित संग्रह है। जैसे इसे समझते हैं यहाँ, जैसे कोई परिवार है और ये परिवार इन 5 व्यक्तियों से मिलकर बना है। 5 व्यक्ति हैं ABCD और E। तो जिन 5 व्यक्तियों से ये मिलकर बना है परिवार, ये जो समूह बना है, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को इस परिवार का अवयव अथवा सदस्य कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो समुच्चय है, समुच्चय वह समुच्चय
जो इसका जो सुपरिभाषित संग्रह होगा वह संग्रह जिन वस्तुओं से मिलकर बना होगा उन्हीं वस्तुओं को समुच्चय के अवयव अथवा सदस्य कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। इस समुच्चय में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु को, यानी कि समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक वस्तु को समुच्चय के अवयव अथवा सदस्य कहते हैं। समुच्चय के अवयव अथवा सदस्य, जैसे इस परिवार को हम ले रहे हैं समुच्चय ए बराबर इसके सदस्य को लिख ले रहे हैं। यदि हमें कहना हो यह स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है तो इसे प्रतीक से इस प्रकार लिख लेंगे। इसी तरह अगर कहना हो कि सी समुच्चय ए का अवयव है तो इसे ऐसे प्रतीक से लिख लेंगे। इसी प्रकार बी जो है समुच्चय ए का अवयव है, डी जो है समुच्चय ए का अवयव है। इसी प्रकार से ई को भी कर सकते हैं कि समुच्चय ए का अवयव है। अगर यह पूछा जाए, देखिए तो क्या इसमें कहीं एफ है? नहीं है, यानी कि एफ जो है समुच्चय ए का अवयव अथवा सदस्य नहीं है, तो इसे प्रतीक से ऐसे लिख लेंगे, एफ समुच्चय ए का अवयव नहीं है। इसे यही पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि समुच्चय ए का अवयव है इस मान लें, और इसको कहेंगे कि एफ जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि स्मॉल जी जो है समुच्चय ए का अवयव है, तो अगर अवयव है तब तो ऐसे लिखते हैं इसका अवयव है, लेकिन इसमें क्या अवयव है? कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे काट देंगे और कहेंगे कि जी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। आगे पढ़ते हैं। समुच्चय का निरूपण। देखिए, समुच्चय को दो विधियों से निरूपित किया जाता है। पहली विधि है तालिका विधि, इसी को सूची विधि भी कहते हैं। या इसी को रोस्टर विधि भी कहते हैं। आइए पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर दूसरी विधि को समझा रहे हैं। तालिका विधि या सूची विधि क्या है, या रोस्टर विधि क्या है? इनमें से कुछ भी कर सकता है आपसे कि तालिका विधि से या सूची विधि से या रोस्टर विधि से, किसी भी एक विधि से समुच्चय को निरूपित कीजिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह के समुच्चय को तालिका विधि द्वारा निरूपित कीजिए, तो इसे हम ऐसे निरूपित कर लेंगे। जैसे अगर समुच्चय ए ले रहे हैं तो ए बराबर लिख लेंगे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं, तो 1 2 3 4 5, और प्रत्येक 2 अवयव के बीच कॉमा लगा देंगे बस। अर्थात तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि, इसे निरूपित करने के लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक जो भी अवयव है उसे मझले कोष्ठक के अंदर लिख लिया जाता है और प्रत्येक 2 अवयवों के बीच अर्धविराम कॉमा लगा लेते हैं। यह ध्यान रहे कि जब सूची विधि से लिखते हैं तो इसमें अवयवों का क्रम महत्वहीन नहीं होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है। अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
आइए इसको एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे शब्द बेटर के अक्षरों का समुच्चय, इसे तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि द्वारा निरूपित कीजिए। देखिए इसे कैसे हल करेंगे। शब्द जो दिया गया हम लोगों को बेटर, इसको हम एक समुच्चय डी से निरूपित कर ले रहे हैं और इसमें लिख ले रहे हैं। तो देखिए इसमें जो अक्षर है बी, ई है, टी है, आर है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इस शब्द में ई जो है 2 बार आया है और टी जो है वह भी 2 बार आया है, लेकिन शब्द बेटर के अक्षरों का जो समुच्चय मैंने लिखा है तालिका विधि द्वारा, इसमें मैंने ई और टी इन दोनों को एक बार ही लिखा है। अर्थात आप यहाँ से यह बात भी नोट कर लें कि किसी समुच्चय को जब निरूपित किया जाता है तालिका विधि अथवा सूची विधि द्वारा, तो इसमें अवयव को केवल और केवल एक बार ही लिखा जाता है। एक ही अवयव को समुच्चय में बार बार नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ से 2 बातें आप नोट कर लें कि समुच्चय में अवयवों का जो क्रम है वह महत्वहीन होता है, और दूसरा कि जब भी समुच्चय में तालिका विधि द्वारा जब भी किसी समुच्चय को निरूपित किया जाता है तो उसमें जो अवयव लिखे जाते हैं उन अवयवों को केवल और केवल एक बार ही लिखा जाता है। अभी हमने पढ़ा तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि क्या है। अब दूसरा पढ़ना है हम लोगों को कि समुच्चय का निरूपण जो है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा कैसे किया जाता है। देखिए इस विधि द्वारा जब किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए मझले कोष्ठक बना लेते हैं। मझला कोष्ठक इसके अंदर ऐसे लिख लेते हैं x, और इसको पढ़ते हैं सच दैट, यानी कि इस प्रकार है। इसके बाद लिख लेते हैं px। इसे हिंदी में यह कहा जाता है उन सभी अवयवों x का समुच्चय जो गुण px को संतुष्ट करते हैं। और यानी कि हम लोग अवयव एक लिख लेंगे यहाँ x और उसका वह गुण लिख देंगे जिससे सभी अवयव संतुष्ट हो जाए। तो बस इस विधि से जो निरूपण करेंगे उसी को गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि कहेंगे। जैसे इसी को एक उदाहरण से समझते हैं। 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ए है, और हमें यह दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस समुच्चय ए को गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, दोनों कोई भी नाम दे सकते हैं आप, इससे निरूपित कीजिए। तो इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो ध्यान दीजिए, लिख लेंगे a इक्वल्स टू मझला कोष्ठक बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ लिखेंगे x सच दैट, इस प्रकार है। अब यहाँ px जो है वह गुण लिखा गया है जिससे कि ये सभी क्या हो जाए, सभी अवयव x जो है संतुष्ट हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे हम। तो अब इसमें गुण क्या है, तो देखिए लिखा गया कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। ये मैंने यहाँ लिख लिया है और x मैंने लिखा है, यानी कि अवयव मैंने x लिया है। तो इसके लिए गुण लिखिए। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटी है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने गुण लिखा है, इस गुण से इसमें जितने भी अवयव आएंगे सभी अवयव संतुष्ट हो जाएंगे। अतः इसका निरूपण हम लोगों ने जो है समुच्चय निर्माण विधि से कर लिया है।
आइए एक और उदाहरण लेते हैं। भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय बी है, और इस बी समुच्चय बी को हमें समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखना है। तो इस प्रकार लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू एक्स स्वच्छ दैट, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये पहला हम लोगों ने बनाया है एक्स, और क्या इसमें देख रहे थे हम लोग कि एक्स लिखे थे कि एक अभाज्य संख्या, इसी को देखते हो कि एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटी है। बिल्कुल इसी तरह से एक्स सच दैट एक्स भारत का एक नागरिक है। अब आप यह कहेंगे कि इसमें कैसे जो है सभी अवयव संतुष्ट हो रहे हैं, तो समझिए भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय। तो यहाँ मैंने एक स्वेच्छ चर x लिया है, और जब x सच है मैंने यहाँ लिखा है कि x भारत का एक नागरिक है। तो कौन है ये मैंने नहीं बताया, बस मैंने लिख दिया कि भारत का एक नागरिक है, अर्थात उसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है। अतः भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सबके लिए ये बात कही जा सकती है कि एक सच दैट एक्स भारत का एक नागरिक है, अर्थात इसको हम लोगों ने समुच्चय निर्माण विधि से लिख लिया है। हाँ, दो बातें ध्यान दीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से समझिए। जैसे हम लोगों ने जो पहला उदाहरण लिया है, इसको अगर मैं कहूँ कि सूची विधि से निरूपित कीजिए, तो सूची विधि में 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखना है। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। पहली संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 7, इसके बाद अब आगे 11 बनेगा तो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो बस देख लीजिए इसको 2, 3, 5 और 7। अब इस समुच्चय को कहो, अगर इस समुच्चय बी को आप लिखिए सूची विधि अथवा तालिका विधि द्वारा, तो आप समझिए भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय है, अर्थात भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सबका नाम इसमें लिखना होगा। तो क्या लिख सकते हैं, तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस विधि द्वारा लिखना सुविधाजनक नहीं होगा। तो यहाँ दो बातें ध्यान दीजिए। पहला कि अगर समुच्चय में अवयवों की संख्या कम है तो उसको सूची विधि द्वारा लिखना सुविधाजनक होता है, सूची विधि द्वारा। और यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या बहुत अधिक है तो उसे गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखना सुविधाजनक होता है। अब तक हम लोगों ने जो समुच्चय के लिए जो थ्योरी पढ़ा है, आइए इस थ्योरी के सहारे जो है NCERT जो किताब है आपका 11th का, उसका पहला प्रश्नावली हल करते हैं। अपना अपना किताब निकाल लीजिए और सवाल क्रम से उसे हल किया जाए। देखिए किताब में ये पहला जो देखिए सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य, औचित्य का मतलब होता है कारण, बताइए। पहला हल करते चलते हैं इसको हम लोग। पहला दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो बताइए कि जे से कौन कौन से महीने जो है प्रारंभ होते हैं। जनवरी, जून, जुलाई, यही महीने हैं। तो बस इसे लिख लेंगे। तो ये बताइए कि समुच्चय है कि नहीं है। देखिए तो इसमें हम बता पा रहे हैं कि ये महीने इसमें आएंगे, तो इसका यही औचित्य हो गया कि हाँ स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, तो ये समुच्चय है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया है कि भारत के 10
सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो इसको मैंने आपको उदाहरण में जो थ्योरी समझा रहे थे उसमें भी बता चुके हैं कि जो प्रतिभाशाली होना है, ये जो गुण है यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वह प्रतिभाशाली है उसी को अन्य व्यक्ति यह भी कह सकता है कि यह व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं है। अर्थात इसके औचित्य में हम लिख लेंगे कि जो प्रतिभाशाली होने का गुण है, यानी कि जो गुण दिया गया है कि प्रतिभाशाली है, यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। अर्थात जहाँ आप ये लिखना हम लोगों की समुच्चय नहीं है वहाँ आप यह भी लिख सकते हैं, यानी कि समुच्चय नहीं है मतलब सुपरिभाषित नहीं होगा। अर्थात लिख देंगे कि यह कथन जो है, यह संग्रह जो है सुपरिभाषित नहीं है, तो समुच्चय नहीं है। तो दूसरा हम कर लेंगे। अब तीसरा देखिए, तीसरा दिया गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे की तरह आप इसको हल कर लीजिए। चौथा दिया गया है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो कक्षा में जो भी बालक आएंगे उन सबको बताया जा सकता है कौन कौन से लोग हैं। तो यानी कि कक्षा में जो बालकों का संग्रह है वह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। थोड़ी मैंने ये गलत बता दिया, मैंने चौथा भी बताया आपको, तीसरा आप हल कर लेंगे इस दूसरे की तरह से। 5 नंबर जो सवाल दिया है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो इसमें हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या इसमें आएंगी। 1 2 3 4 ऐसे ही करके कहाँ तक बनेगा, 99 तक, 100 से कम। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आ रही है इसको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, और तो हम कह लेंगे कि यह एक समुच्चय है। 6 नंबर सवाल देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद जी ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं आप उन सब का संग्रह बना सकते हैं। कौन कौन से उपन्यास उन्होंने लिखा है उनका नाम आप दे सकते हैं इसमें। तो बताइए कि उनके उपन्यासों का जो संग्रह ये सुपरिभाषित है, क्योंकि स्पष्ट रूप से हम बता सकते हैं कि ये उपन्यास इन्होंने लिखा है, अतः यह एक समुच्चय है। तो इसके औचित्य में आप लिख सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों के संग्रह में हम स्पष्ट रूप से यह बता सकते हैं कि कौन कौन से उपन्यास इस संग्रह में उपस्थित है, अतः यह एक समुच्चय है। 7वां सवाल देखिए क्या दिया है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो ये जो सवाल हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो देखिए समपूर्णांक जब हम लोग लिखेंगे इसमें, तो समपूर्णांक बताइए कौन कितने होते हैं। तो समपूर्णांक अनंत होते हैं, बहुत ज्यादा जो है होते हैं, उनकी गिनती जो है नहीं है कितने हैं, असंख्य। लेकिन उनको हम बता सकते हैं कि हाँ इसमें यह समपूर्णांक आ रहे हैं, यानी कि उनका संग्रह जो है स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह संख्या इसमें आएगी, यह समपूर्णांक इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो यह संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। 8 नंबर सवाल देखिए तो क्या दिया है। 8 नंबर सवाल दिया है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो देखिए तो ये जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं, क्या इन सबका एक संग्रह नहीं बना सकते, और सभी प्रश्नों को लिख के एक संग्रह समूह नहीं बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। तो फिर लिख लेंगे कि एक समुच्चय है। औचित्य लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, अर्थात इन सबका हम एक सुपरिभाषित संग्रह बना सकते हैं, अतः यह एक समुच्चय है। लिख लेंगे। देखिए इसमें 9 नंबर सवाल दिया है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो आप इसे समझिए, जैसे आप यदि किसी जानवर को खतरनाक कह रहे हैं, आपने जैसे किसी जानवर को ले लें, जैसे आपने शेर को कहा कि खतरनाक है, शेर जो है खतरनाक है।
शेर को कोई खतरनाक कह रहा है कि खतरनाक जानवर है, वहीं यदि कोई व्यक्ति जो शेर को पाल रहा हो, यानी कि उसका शेर से जो है प्रतिदिन जो है मतलब कि मेल मिलाप जैसा है कि उसको खाना देता है, ऐसा कुछ देता है, तो उसके लिए वो कम खतरनाक है, यानी कि उसको वह खतरनाक नहीं कहेगा। यानी कि ये जो खतरनाक होने का गुण है वह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। जिस जानवर को कोई एक व्यक्ति खतरनाक कहेगा उसी को दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि यह खतरनाक नहीं है। अतः यहाँ जो प्रश्न दिया गया है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं। समुच्चय हम लोगों को दिया गया है, इसमें अवयव दे दिए गए हैं जो अवयव है, और हम लोगों को प्रतीक भरना है। अवयव है और ये एक प्रतीक दिया है, इसको कहते हैं अवयव नहीं है। इसको मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है। आइए भरते हैं। देखिए तो 5 जो है समुच्चय में है तो है, यानी कि 5 जो है समुच्चय का अवयव है, तो हम लोग इसमें यह प्रतीक भर लेंगे, अवयव है। 8 जो दिया गया, देखिए तो समुच्चय में है, कई अवयव दिया गया है, 8 नहीं है तो नहीं है, यानी कि अवयव नहीं है, तो यह चिन्ह भर लेंगे, अवयव नहीं है। 8 समुच्चय का अवयव नहीं है। 0 देखिए नहीं है, भरिए इसी प्रकार से। 4 जो है समुच्चय में है तो अवयव भर लेंगे इसे, अवयव है। 2 जो है इसमें देखिए तो अवयव है, भर लेंगे इसे। 10 जो है देखिए तो समुच्चय में 10 दिया गया, नहीं दिया गया, यानी कि अवयव नहीं है, तो ये प्रतीक भर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे प्रश्नों को लिख दिया। पहला प्रश्न इसको हल करते हैं। x सच दैट x एक पूर्णांक है और ये ऐसे दिया गया x के लिए, यानी कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, पूर्णांक है, तो लिखिए फिर -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इसमें और संख्या आ जाएंगी 2 3 4 5 6 7 से कम चाहिए, बस यही तो कर दीजिए। आपको बता चुके हैं रोस्टर रूप में लिखने के लिए जो जो भी संख्या है उसको लिख देते हैं बचले कोष्ठक के अंदर, और प्रत्येक 2 अवयव के बीच कॉमा लगा देते हैं, बस वही हल करना है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि एक संख्या है जो क्या है 6 से कम है और वो प्राकृतिक संख्या है, तो लिख दीजिए 6 से कम प्राकृतिक संख्या है जो जो भी है। 1 2 3 4 5। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा में दिया है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखना है जिसके अंकों का योग 8 हो। 2 अंकों की चाहिए, यानी कि देखिए तो दूसरे वाले में शुरू करें तो 1 7 यानी कि 17। इसी तरह से आगे देखते हैं 2 6 3 5, देख सकते हैं एक साथ जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, 2 6 जोड़ेंगे 8, इसी तरह से 3 5 8, तो फिर 4 के साथ 4 बनेगा, फिर 5 के साथ 3 बनेगा, 6 के साथ 2 बनेगा, और फिर 7 के साथ 1 बनेगा। अब आगे 8 के साथ बनाएंगे तो एक और बन जाएगा 8 और 0, क्योंकि 8 और 0 जोड़ेंगे बन जाएगा हम लोग का 8। आगे अन्य संख्याएं देखिए तो आगे संख्या नहीं मिल पाएगी। बस चौथा देखिए, चौथा दिया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 की भाजक है मतलब 60 को जो है वो विभाजित कर लेती है और एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए तो 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, 60 को विभाजित कर लेगी। 3 जो है यह भी विभाजित कर लेगी। 5 इससे भी विभाजित हो जाएगा। आगे की अन्य अभाज्य संख्याएं देखिए वह जो है 60 को विभाजित नहीं कर पाएंगे। बस हमारा समुच्चय बन गया उस रूप में। देखिए 5वां जो सवाल दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हल करते हैं इसका। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो शब्द है इसके जो अक्षर लिखेंगे उसको केवल और केवल एक ही बार लिखेंगे। जैसे टी इसमें 2 बार आ गया है लेकिन इसको एक ही बार लिखेंगे, टी आर आई जी ओ एन। अब इसके बाद देखिए ओ लिख चुके हैं, एम लिखेंगे, ई टी लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, वाई। आइए 6 नंबर जो दिया गया है, शब्द बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जिन अक्षरों से मिलकर बना लिख लीजिए, बी ई टी
आर। देखिए आगे चौथा प्रश्न जो दिया गया इसको समूचे निर्माण रूप में लिखना है। और करते हैं। देखिए जो पहला दिया गया है इसमें दिया गया 3, 6, 9, 12। तो हम देख रहे हैं कि सब 3 के गुणज है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे। एक सच दैट मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि px लिखते हैं, वहाँ वह गुण लिख देते हैं जिससे सभी अवयव संतुष्ट हो जाए। यहाँ लिख देंगे एक सच दैट x बराबर 3y। और हम कह सकते हैं y जो है क्या है, तो देखिए तो यहाँ मान रखेंगे 1 रखेंगे, 3 गुणे 1 3, 2 रखेंगे 3 दूना के 6। तो ऐसे ही लिख लेंगे कि y का जो मान है 1 के बराबर है या इससे अधिक है। लेकिन 12 के लिए 3 चौके 12 4 तक होगा, ऐसे बना लेंगे 4। और y किसका अवयव है, तो y जो है प्राकृतिक संख्याओं का अवयव है। दूसरा जो सवाल है इसी तरह से देखिए, तो इसमें 2, 4, 8, 16, 32। तो देखिए 2 का घात 1 रहेगा तो 2 मिलेगा, 2 का घात 2 रहेगा तो 4 मिलेगा, 2 का घात 3 रहेगा तो 8 मिलेगा। यानी कि इसके लिए लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। या और यहाँ n है क्या, तो प्राकृतिक संख्या है। n जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, कैपिटल N का अवयव है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मान कहाँ तक होना चाहिए, तो n का मान 1 से है, यानी कि 1 के बराबर या इससे अधिक। कहाँ तक है, तो 32, 5 तक चलेगा ना, बता लेंगे। इसी तरह से तीसरा आप खुद हल कीजिए, बिल्कुल इसी तरह से है। चौथा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए चौथा दिया है 2, 4, 6। तो लिख लीजिए x सच दैट। और इसमें देखिए तो क्या लिखा जाए, अब देख रहे हैं 2, 4, 6 सभी क्या सम संख्या है, आप लिख सकते हैं क्रम से सम संख्या ही ना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही चलता है। तो लिख लेंगे कि x सच दैट x एक सम संख्या है जो देखिए तो कितने से छोटी है, तो 7 से अगर छोटा का है तो भी सम संख्या 8 का हल है। तो बस लिख दीजिए जो कहाँ से छोटी है, जो 7 से। आठ पे भी लिख सकते हैं, 8 से छोटी है तो 8 से भी छोटी लिखेंगे तो यही संख्या आएंगी, यानी कि उससे भी संतुष्ट हो जाएगा। पांचवा देखिए, एक कवर करेंगे 1 बनेगा, 2 कवर करेंगे 4, 3 कवर करेंगे 9, यानी कि ऐसे ही बन रहा है। लिख लेंगे हम लोग इसको x सच दैट x इक्वल्स टू प्राकृतिक संख्या का वर्ग कर रहा है ना, तो प्राकृतिक संख्या के लिए लिख दिया जाए यहाँ n, और n की घात क्या लिख लिया जाए, तो x इक्वल्स टू n स्क्वायर। और यहाँ n क्या है, तो देखिए तो n प्राकृतिक संख्या है, 1 का वर्ग कर रहा है, 2 का वर्ग कर रहा है, तो लिख लेंगे कि n जो है, और इसका मान कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 100 है अब तक, यानी कि 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 1 के बराबर या फिर इससे बड़ा, 10 के बराबर या फिर इससे छोटा। और यहाँ n जो है क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। आइए 5 नंबर जो सवाल दिया गया हल करते हैं। इसमें जो है हम लोगों को जो समुच्चय दिया गया है इसके अवयवों को सूचीबद्ध करना है। हल करते हैं। देखिए पहला जो सवाल दिया गया सूचीबद्ध, यानी कि शायद तालिका विधि द्वारा, सूची विधि द्वारा या रोस्टर विधि, वही हल करना है। एक सच x जो है एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो एक विषम प्राकृतिक संख्या लिख देना है। तो एक विषम प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए 1, 3, 5, 7। देखिए तो विषम प्राकृतिक संख्या तो कहाँ तक लिखते चलेंगे, बस डॉट 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 लगा दीजिए। बी नंबर देखिए पूर्णांक है और -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। लिखिए इसको 0, 1, 2, 3, 4। गेस को बनाते हैं। पहला, ये दूसरा था, ये तीसरा। C इक्वल्स टू x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का जो मान है वह 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो देखिए तो अगर 0 लेते हैं तो 0 पूर्णांक है और इसका वर्ग करेंगे तो 4 से छोटा आएगा। 1 लेते हैं जो भी आएगा, 2 लेते हैं तो भी आ जाएगा,
3 लेंगे तो वर्ग करेंगे तो 9 बन जाएगा, तो 3 नहीं आएगा। इस -1 रखेंगे तो उसका वर्ग करेंगे तो छोटा ही आएगा 4, -2 भी आ जाएगा, बस यही बात है। चौथा देखिए सवाल डी दिया, शब्द लोयल के जो अक्षर है इसको जो है सूचीबद्ध करना है। देखिए तो क्या L O Y A, फिर से नहीं लिखना है, कई बार लिखा जाता है समूचे में। 5 नंबर देखिए, 5वां दिया है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। तो जो 31 दिन नहीं आते हैं उन सबको इसमें लिख देना है। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं तो इसको, तो ये 5वां जो सवाल है इसमें इसको उन महीनों को सूचीबद्ध कर देना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। इसको आप खुद से हल कर लीजिएगा। 6 नंबर देखिए सवाल दिया है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है और वह के से पहले आता है। व्यंजन लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो ABCD जो लिखते हैं तो ए जो है वो स्वर हो जाएगा, तो ये नहीं लिखना है। बी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, डी हो जाएगा, ई स्वर हो जाएगा तो ई नहीं लिखेंगे। F G H I फिर से जो है स्वर हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। J, अब इसके बाद K, तो K आ जाएगा तो K से पहले वाले को लिखना है, बस ये देखो ना लिख। आइए देखिए 6 नंबर जो सवाल दिया गया है, इधर जो है सूचीबद्ध रूप में लिखा गया है, इधर जो है समूचे निर्माण विधि में लिखना है और लिखा गया है, इसको हम लोग को मिलान करना है। देखिए लिखा गया, इधर देख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं, इसी को देखते हुए मिलाते चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स जो है एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 ऐसे करके 2 3 5, तो देखिए तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी ये विभाजित होगा 6, यानी कि 2 जो है 6 का भाजक है, 3 भी है, आगे 5 नहीं बनेगा। तो फिर देख लीजिए किससे मिलान कर दिया है, तो इससे मिलान करेंगे। इसी तरह से बी नंबर इसमें दिया है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, यानी कि 10 से कम है और प्राकृतिक संख्या है लेकिन विषम प्राकृतिक संख्या। इधर देखिए तो कौन जो है 10 से कम है और विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9, यानी कि इसका इससे मिलान कर जाएगा। सी नंबर जो है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, तो देखिए तो 1 से कट जाएगा 6, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और ये जितनी संख्या लिखी गई है ये एक प्राकृतिक संख्या भी है। तो सी नंबर जो है पहले से मेल हो जाएगा इसका। चौथा जो है तीसरा जो है कि मैथमेटिक्स यहाँ देख लीजिए, यहाँ चौथा जो है कि एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो ये बताइए मैथमेटिक्स के जो शब्द हैं इन शब्दों के मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का अगर समूचे बनाएंगे तो देखिए तो ऐसा कुछ बनेगा। और वैसे भी ये तीनों का मिलान कर लिए हैं तो ये इससे मिलेगा। आज हम लोगों ने समुच्चय की कुछ थ्योरी पढ़े और पहला प्रश्नावली आज हम लोगों ने हल किया। अगर आपको ये थ्योरी, ये जो सवाल मैंने आपको बताया, अगर आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।